बिग वॉइसेस की बारी और आज मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय सर जुड़ते हुए नजर आएंगे। सुदीप सर कहाँ है? दिखाई डायरेक्टर साहब। सुदीप सर, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। क्या बात है, आजकल आप कहीं जाते नहीं हो, दुबई में नहीं हो? जी, यही बैठ के देख लिया इस बार। इतना भीड़ भाड़ चारों तरफ है, इधर ही बैठ के देख लिया। पर पहले भी भीड़ भाड़ होती थी, पहले सुदीप सर हर जगह पहुंच जाते थे। आजकल नहीं जा रहे हो वैसे, मुझे लगा था आप जाओगे। खैर सुदीप सर, दिक्कत में मूड बिगड़ा हुआ है। और अभी मैं जब आईटी की चर्चा कर रहा था, फैक्ट ये है, और ये एक्चुअली गणित भी यही है, डीप सीक का जब से अपडेट आया था, हैंगसेंग के बाजार फट गए लिटरली। चाइना के बाजार आउट परफॉर्म करके लार्जली हैंगसेंग का आउट परफॉर्मेंस तगड़ा था, और तभी से अपनी और दिक्कतें प्रोफाउंड बढ़ती चलेगी। शायद वो पैसे का एलोकेशन, पैसे की किल्लत, इधर से माल उधर जा रहा है। मूड क्यों नहीं सुधर रहा है FIS का भारतीय बाजारों को लेकर? एफआईएस का शंका तो बहुत है। यूएस मार्केट को लेके सबसे बड़ी इशू है। यूएस मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा था अब तक, और यूएस में जिस तरह के 10 ईयर जीसेक पे जैसे उनके रिटर्न मिल रहे हैं, जो 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 कि कहा जाता है रिस्क फ्री रिटर्न, वो करीबन 4% से 5% के बीच में घूम रहा है। और ये रिटर्न आशीष जी, अगर उनको रिस्क फ्री मिल रहा है और इसके साथ आप मानिए कि करेंसी डिप्रिसिएशन इंडिया में जो होता है वो करीब 4-5% करेंसी डिप्रिसिएशन होगा, तो करीब तो 10% प्लस उसके ऊपर 5-7% और रिटर्न मिलना चाहिए अगर उनको इंडिया में अट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब है 15% प्लस रिटर्न उनको मिलना चाहिए जो इन्वेस्ट करेंगे उस पे, तभी उनके लिए कोई मतलब होता है इंडिया में इन्वेस्ट करने का। आज के दिन में वो इक्वेशन बिगड़ा हुआ है। जैसे मैं कह रहा था, पहली बात है यूएस में रिस्क फ्री रिटर्न 4 से 5% के बीच में है। इंडिया का करेंसी डेप्रिसिएशन 4-5% एनुअलाइज्ड की होने की संभावना है। तो अगर ये सब कवर करके 4-5% रिटर्न ना बने तो क्यों आएंगे? पहली बात ये है। दूसरी बात, आपने ठीक कहा, चाइना में भी एक जो वैल्यूएशन के लिहाज से चाइनीज मार्केट अट्रैक्टिव लग रहा था, पर वो शॉर्ट टर्म के लिए है। वो तो शॉर्ट टर्म निवेशक है, वो इंडिया से पैसा मूव करके चाइना में ले जा रहे हैं। पर एक फंडामेंटल इशू हो गया कि इंडिया में रिटर्न की जो पॉसिबिलिटी है करंट लेवल से, वो यूएस निवेशक को दिख नहीं रहा था, और इसीलिए बहुत पैसा इंडिया से वापस यूएस में गया हुआ है। जैसे हम जानते हैं 1 लाख करोड़ प्लस इस साल में 25 में ऑलरेडी यूएस निवेशक इंडिया से ले जा चुके हैं, और ये एक बहुत बड़ा रकम है इंडियन मार्केट के लिए। उसका कुछ ना कुछ असर मार्केट में जरूर देखने को मिल रहा है। हाँ, ये बात सही है कि डोमेस्टिक इन्फ्लोज तगड़े हैं, एसआईपीज के फ्लो बरकरार है, इसके अलावा भी निवेशक पैसा लगा रहे हैं। इसी के लिए अब तक मार्केट कुछ कुछ हद तक होल्ड कर रहा था, पर अब इतनी बड़ी बिकवाली आ रही है कि होल्ड करना मुश्किल हो रहा है। और डोमेस्टिक नतीजे, डोमेस्टिक रिजल्ट्स, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं थे, इसीलिए वैल्यूएशन को लेके और भी शंका आ रहा है। और पहले हम लोग देख रहे थे मार्केट हर करेक्शन में लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे। अब जब हर अपसाइड आ रहा है, हर अपवर्ड मूवमेंट आ रहा है, तब लोग बेचने का अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो एक एक तरह से मार्केट का स्थिति ये है, पर निराश होने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को लगता है कि ये शॉर्ट मीडियम टर्म के लिए वोलेटिलिटी बरकरार रहेगा, पर लॉन्ग टर्म अभी भी अगर बात करें तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है पोर्टफोलियो बनाने का। इसको रिटर्न नहीं दिख रहा है, रिटर्न तो हम रिटेल को भी नहीं दिख रहा है इस बाजार में अब। तो ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म मतलब इसे डिफाइन करो आप। ये 20-25 साल ऐसे ही जाने वाला है मोटा मोटी, ऐसा पकड़ लूं क्या? आशीष जी, इतना बड़ा तो हम नहीं देख रहे हैं, इतना बड़ा ड्यूरेशन तो नहीं देख रहे हैं। 6 महीना तो आप पकड़ के चलिए कि फर्स्ट हाफ ऑफ जो नया फिस्कल आ रहा है, उस फिस्कल का फर्स्ट हाफ भी थोड़ा डामाडोल रहेगा, क्योंकि यूएस में जो पॉलिसी मेकिंग जो चल रहा है वो बहुत ही वोलेटाइल है। आप जानते हैं ट्रम्प साहब का ट्रांजैक्शनल नेचर ऑफ पॉलिसी मेकिंग है, और इसके चलते बहुत उथल पुथल दुनिया भर में हो रहा है, और इसका असर मार्केट वोलेटिलिटी में रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये वोलेटिलिटी रहेगा अगला 6 महीना, जब तक थिंग्स डोंट सेटल डाउन। यूएस में मिड टर्म की टाइम आएगा, उसके लिए प्रिपरेशन चालू हो जाएगा, तब तक थिंग्स विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन। और अच्छी बात है कि इस माहौल में इंडियन कॉर्पोरेट नतीजे भी अच्छे होने की संभावना है, और वैल्यूएशन तब तक एक अच्छा लेवल पे आ जाएगा, यही उम्मीद है। ऑलरेडी बहुत सारे लार्ज कैप में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बाय दैट टाइम मुझे लगता है मिड कैप, स्मॉल कैप में भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो 6 महीना, 8 महीना पकड़ के चलिए, हम लोगों को झेलना पड़ेगा ये वोलेटिलिटी।
सुदीप जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। तो 6 से 8 महीने बिकवाली की मार हमें झेलनी पड़ेगी, लेकिन आपने कहा लॉन्ग टर्म के लिहाज से मार्केट आपको अच्छा लग रहा है, कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स में आपको वैल्यूएशन अच्छे लग रहे हैं, तो वो कौन से स्टॉक्स हैं डिटेल में अगर बताएं जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट नज़र आ रही है? और आपने ये भी मेंशन किया कि पोर्टफोलियो बनाने के नज़रिए से अभी एकदम बेस्ट मार्केट है, तो कहाँ कैसे शुरुआत की जाए पोर्टफोलियो मेकिंग की? देखिए, बीएफएसआई एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज है और आने वाले दिनों में भी रहेंगे, ये हम लोग बिलीव करते हैं। और इंडिया में ब्याज दरें कम होना चालू हुआ है। उम्मीद ये है कि 2-3 रेट कट और भी आएंगे इस कैलेंडर ईयर में। और अगर ऐसे होता है तो बीएफएसआई में पर्टिकुलरली जो एफिशिएंट लार्ज बैंक्स हैं, लार्ज एनबीएफसीज हैं, उनको फायदा होगा, क्योंकि रेट कट का असर कस्टमर को एक लैग के बाद जाता है और इसमें जो इंस्टीट्यूशन है उसको बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे मैं सबसे बड़ी बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैं जिक्र करूंगा। करेक्शन और जो भी मार्केट में हो रहा है उसके चलते एक अट्रैक्टिव लेवल पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया है। और हम मानते हैं कि 1 साल के लिए अगर किसी को कोई शेयर लेना है तो एसबीआई में जरूर खरीदारी की जा सकती है। डिफेंस क्षेत्र का दिग्गज कंपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का भारत इलेक्ट्रॉनिक बीईएल का मैं जिक्र करूंगा। यहाँ पे भी अच्छा कंपनी है, अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जो 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 ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छा है और ऑर्डर की तो कोई कमी नहीं है। और खास बात इस कंपनी का ये है कि ये एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों आर्म फोर्सेस के तीनों सेगमेंट के लिए काम करते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट में भी कदम रखा है, एक्सपोर्ट में भी कामकाज चल रहा है, और नॉन डिफेंस एरिया में भी वेंचर कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को लग रहा है 1 साल प्लस का नजरिया से। तीसरा मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का जिक्र करूंगा। बहुत करेक्शन हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, और 1 साल का नजरिया से वैल्यू अनलॉकिंग की अपॉर्चुनिटी को नजर में रखते हुए जरूर खरीदारी की जा सकती है। ये है बढ़िया से पिक जिसमें आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो एक और डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व, प्रबंधन, ओनरशिप और मैनेजमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो सुदीप सर की बातें सुन के अच्छा लग रहा हो, पैसा लगाने का मन हो आरएल में, तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। एसबीआई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गज स्टॉक्स हैं जिनमें आप पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं। निबल करिए इस समय, तो खैर बाजार को पता नहीं कितना और दिक्कत झेलनी है। 4 महीने झेले नहीं सुदीप सर, आप कह रहे हो 6-8 महीने और लग सकते हैं। कैसे निकलेगा ये समय? देखिए, पिछले साल में इसी समय अगर आप और हम बात करते थे तो बात ये होता था वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया है, लेने लायक तो कुछ है नहीं, थोड़ा करेक्शन का इंतजार करते हैं। अब देखिए करेक्शन आया है, अब हम घबरा रहे हैं लेने के लिए। अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा स्टॉक लीजिए। और मैं तो शॉर्ट टर्म के लिए बात नहीं करता हूं। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, मैंने 3 शेयर के जिक्र किए, इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं। और ज्यादातर मुझे लगता है अभी लॉन्ग टर्म जो लार्ज कैप है उसी में फोकस करना चाहिए, क्योंकि मिड कैप में शायद वैल्यूएशन अभी भी कुछ सेगमेंट्स में रिच लग रहा है, स्मॉल कैप में भी थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो लार्ज कैप में तो बहुत अच्छा वैल्यूएशन है। करेक्शन का अपॉर्चुनिटी लीजिए और पोर्टफोलियो बनाइए। आप देखिए, इस मार्केट में ये प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है कि 4 महीना वोलेटिलिटी चलेगा या 6 महीना। हम लोगों को लगता है कि 6 महीना तक अब पकड़ के चलिए कि वोलेटिलिटी रहेगा। उसके आगे कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा और यूएस पॉलिसी मेकिंग में भी स्टेबिलिटी आएगा, यही उम्मीद है। सुदीप जी, हालांकि आपने बहुत सारे सेक्टर्स का जिक्र किया, स्टॉक स्पेसिफिक भी बात की, एफएमसीजी को लेकर हालांकि हर शो में मेरा ये सवाल रहता है, आज भी है। अब 15 ट्रेडिंग सेशंस के बाद इसमें आज हमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। एक उम्मीद थी बजट के बाद से कि इसमें एक बड़ा मूव आएगा, हालांकि वो आता दिखा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें तेज़ी देखने को मिली आज के सत्र में, वरुण बेवरेजेस हो गया या फिर ब्रिटानिया ले लीजिए। एफएमसीजी स्टॉक को लेकर आपकी क्या राय है? इंडेक्स अच्छा लग रहा है आपको फिलहाल लेने लायक? ये एफएमसीजी को बजट का फायदा शायद डायरेक्टली नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आम जनता के पास जो पैसा आएगा उस शायद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को फायदा मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एफएमसीजी में कोई बहुत बड़ी निराशा की बात है। बहुत पिटे हुए सेक्टर था, बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म किया। तो अगर आपके पास मतलब अपॉर्चुनिटी बन रहा है तो एफएमसीजी में जरूर खरीदारी की जा सकती है। हमारी सलाह तो यही होगी कि दिग्गज एफएमसीजी में रहिए।
HUL, डाबर, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक जरूर देख सकते हैं। हमने इन शेयर्स का जिक्र इसीलिए नहीं किया कि मुझे लगता है कि और भी थोड़ा टाइम लगेगा, करेक्शन शायद खत्म नहीं हुआ और ओवरऑल मार्केट का माहौल भी ऐसा कुछ अच्छा नहीं है। तो इस माहौल में शायद बहुत बड़ा अपवर्ड मूवमेंट FMCG में भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके इससे इससे बेहतर तो ये होगा कि डोमेस्टिक फोकस्ड फार्मा कंपनी में खरीदारी की जाए, वहां पे ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी शायद बन सकता है। डोमेस्टिक फोकस इसलिए कह रहा हूँ आप क्योंकि ट्रम्प साहब के टैरिफ उधर लगने वाले हैं, तो जो प्योर प्ले या लार्जली फोकस इंडियन फॉर्मुलेशंस पे हैं उन्हीं को तवज्जो दूं, ब्रांडेड साइड में तवज्जो दूं यहाँ के मार्केट में। आप खुद ही होमवर्क करके बताओ ना स्टॉक कौन से हैं। देखिए, मैं दो चीज बोल रहा हूं, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं कि वो टैरिफ को लेके बहुत शंका है। तो आप या तो ऐसे कंपनी खरीदिए जिनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यूएस में है, और या तो दूसरे साइड में आप देखिए डोमेस्टिक फोकस फार्मा कंपनी। और डोमेस्टिक फोकस फार्मा कंपनी देखना है तो मुझे तो एक ही नाम सबसे पहले याद आता है, मैनकाइंड फार्मा। 95% उनका बिजनेस इंडिया में है। रिसेंटली उन्होंने जो एक्विजिशन किया था, जबरदस्त एक्विजिशन, BSV। उस टाइम में बहुत सारे एनालिस्ट का व्यू ये था कि एक्विजिशन शायद सही नहीं हुआ। हमारा व्यू हमेशा से रहा है कि बहुत अच्छा एक्विजिशन है, लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद स्थापित होगा। तो मैनकाइंड एक स्टॉक है जहां पे जरूर खरीदारी की सलाह देंगे। और यूएस में फैसिलिटी है ऐसा एक फार्मा कंपनी जो मुझे अच्छा लगता है, पिरामल फार्मा। उनका यूएस में बहुत बड़ा फैसिलिटी है, CDO में बहुत बड़ा काम करते हैं और हॉस्पिटल जेनेरिक्स में काम करते हैं। सारे क्षेत्र में अच्छा मोमेंटम आया है। और बड़ी बात यह है कि यूएस में फैसिलिटी होने के कारण ट्रम्प टैरिफ का भी नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा इस कंपनी पे नहीं देखने को मिलेगा। तो पिरामल फार्मा और मैनकाइंड फार्मा दोनों में खरीदारी की हम सलाह देते हैं। ये देखिए इंटरेस्टिंग पिक्स हैं, मैनकाइंड फार्मा, पिरामल फार्मा। जाते जाते एक आखिरी सवाल, ठीक है अभी भी बाजार में कुछ कुछ जगह फ्रॉथ होगा, तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में हो सकता है और करेक्टिव मूव्स आते हुए नजर आए। लार्ज कैप्स में आप थोड़ा सा कंफर्ट दिखा रहे हो। वो 26,500 वाला निफ्टी आ गया है 22,500 के आसपास, पर इस बीच थोड़ा सा EPS के डाउनग्रेड्स भी आए। तो वैल्यूएशंस के फ्रंट पे कुछ कंफर्ट आया या अभी भी अनकंफर्टेबल वैल्यूएशंस हैं नेट इंडियन इक्विटीज के? देखिए, कंफर्टेबल कुछ हद तक तो हो डेफिनेटली है, इसीलिए कुछ स्टॉक्स में खरीदारी की निबलिंग कर रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं। पर इसमें आशीष जी मैं ये कहूंगा कि मैं लंबी अवधि के लिए बोल रहा हूं। पूरा कंफर्ट तो अभी भी नहीं आया है मार्केट में या लार्ज कैप में भी। अभी भी थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन एटलीस्ट बाकी है, जो जिससे कि वैल्यूएशन परफॉर्मेंस के साथ कैचअप कर पाए। और मुझे लगता है कि अगला 1-2 क्वार्टर में वो स्थिति आ जाएगा और मार्केट भी बहुत ज्यादा शायद नहीं दौड़ेगा इस बीच। तो उम्मीद ये है कि 3-6 महीना बाद जब हम बात करेंगे तब एक कंफर्टेबल वैल्यूएशन लेवल पे पहुंच जाएंगे और वहां पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, लार्ज कैप में वैल्यूएशन कुछ बेहतर लग रहा है कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। के सुदीप सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बढ़िया, सुदीप सर ने आपको स्टॉक्स का तड़का भी दे दिया है। लार्ज कैप्स में अब थोड़ा सा कंफर्ट आ रहा है वैल्यूएशंस के फ्रंट पे, तो आप निबलिंग करने की हिम्मत करो। मिड कैप स्मॉल कैप्स को पॉकेट छोड़ दो। इनफैक्ट आपको याद होगा CNBC आवाज का जो मेगा पोल था, कब अपन ने करा था? नए साल में करा था। हाँ, नए साल की शुरुआत में 70% लार्ज कैप्स की बात कर रहे थे, 30% सिलेक्टिव मिड कैप्स की बात कर रहे थे, 0% स्मॉल कैप पे साल की शुरुआत में क्लैरिटी थी। और देखिए अभी भी सारे एक्सपर्ट लार्ज कैप्स में निबलिंग की ही बात कर रहे हैं। और सिलेक्टिव अगर स्मार्ट हैं आप तो सिलेक्टिव मिड कैप्स में उतरिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए उस पॉकेट को। क्या खरीदना है क्लियरली बता दिया उन्होंने। क्या क्या था मैं तो भूल गया। SBI था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स था और रिलायंस इंडस्ट्रीज था। और अगर फार्मास्यूटिकल डोमेस्टिक फार्मा में मैनकाइंड फार्मा और पिरामल फार्मा जैसे स्टॉक्स रडार पे रखिए।